हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्पर्शन कोएफिशिएंट। डिस्पर्शन कोएफिशिएंट, ये जो कोएफिशिएंट है ये हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम डिस्पर्शन कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। डिस्पर्शन कोएफिशिएंट क्या है? डिस्पर्शन कोएफिशिएंट इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर. It is defined as the ratio of magnetizing current and idle short circuit current. So dispersion coefficient को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, विच वो जो रेशियो है बिटवीन मैग्नेटाइजिंग करंट अपॉन आइडल शॉर्ट सर्किट करंट. डिस्पर्शन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें मैग्नेटाइजिंग करंट निकालना है और आइडल शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड करना है, और दोनों के रेशियो जो है उससे हमें जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है वो मिलेगा, जो डिस्पर्शन कोएफिशिएंट है वो मिलेगा, यानी सिग्मा इज इक्वल टू आई एम मैग्नेटाइजिंग करंट अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट. तो हमें ये जो फॉर्मूला है उससे डिस्पर्शन कोएफिशिएंट वो है फाइंड कर सकते हैं. पावर फैक्टर जो इंडक्शन मोटर का है वो किस पर डिपेंड करेगा? मैग्नेटाइजिंग करंट और आइडल शॉर्ट सर्किट करंट पर. पहले हम मैग्नेटाइजिंग करंट की बात करें तो मैग्नेटाइजिंग करंट जब इंक्रीज होगा तो पावर फैक्टर है इंडक्शन मोटर का वो क्या होगा? रिड्यूस होगा. यानी कि पहले हम मैग्नेटाइजिंग करंट जो है, मैग्नेटाइजिंग करंट अगर इंडक्शन मोटर में इंक्रीज होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज होने के कारण क्या होगा? मैग्नेटाइजिंग करंट नो लोड के दो कंपोनेंट है, नो लोड करंट के, और ये जो कंपोनेंट है ये हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट है. और ये करंट अगर बढ़ जाएगा मैग्नेटाइजिंग करंट, उसके कारण हमारा जो नो लोड करंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी. और नो लोड करंट की वैल्यू बढ़ जाने के कारण क्या होगा कि जो हमारा स्टेटर करंट है वो स्टेटर करंट जो है उसकी और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है, यानी कि हमारा पावर फैक्टर एंगल जो है वो पावर फैक्टर एंगल जो है वो बढ़ जाएगा. यानी मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज होगा, उसके कारण नो लोड करंट इंक्रीज होगा, उसके कारण क्या होगा कि हमारा जो स्टेटर करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो एंगल भी बढ़ जाएगा. अब ये पावर फैक्टर एंगल जो है वो बढ़ जाने के कारण क्या होगा कि जो हमारा पावर फैक्टर है कोस फाई, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. जब पावर फैक्टर एंगल बढ़ेगा तो पावर फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज द पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज magnetic current increase, which means that induction power factor of induction motor reduce. अब आइडल शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में बात करते हैं. अब आइडल शॉर्ट सर्किट करंट यानी क्या है कि द करंट ड्रोन बाय द मोटर एट स्टैंड स्टिल, कि जब हमारी जो मोटर है वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगी. उस स्टैंड स्टिल कंडीशन में जब हम मोटर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि जब वो करंट ड्रोन करेगा और वो करंट जो है वो हमारा आइडल शॉर्ट सर्किट करंट होगा. उस दरमियान जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे. यानी कि अगर इम्पीडेंस जेड है इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स, यानी अगर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ओनली रिएक्टेंस इम्पीडेंस के अंदर. तो रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू हमने नेग्लेक्ट कर दी, तो उससे हमें जो करंट मिलता है वो हमारा आइडल शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो मिलता है. अब आइडल शॉर्ट सर्किट करंट की जो वैल्यू है
वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, यानी कि आइडियल शॉर्ट सर्किट करंट को हम सिर्फ रिएक्टेंस से ही जो है वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आइडियल शॉर्ट सर्किट करंट अगर हमें फाइंड करना है तो उसका इक्वेशन हमें मालूम है, आइडियल शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अपॉन इम्पीडेंस जेड। अब इम्पीडेंस जेड जो है वो हमारा रिएक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस है, यानी कि अगर जेड जो है वो हमारा रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ रिएक्टेंस। यानी कि आइडियल शॉर्ट सर्किट करंट जो है उसकी वैल्यू कंट्रोल करने के लिए हमें रिएक्टेंस पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। यानी कि जब लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू कम होगी तब क्या होगा कि जो करंट है वो हमें, अगर ये डिनोमीटर जो है वो डिक्रीज होगा तो करंट हमें इंक्रीज मिलेगा, या फिर ये इंक्रीज होगा मतलब जो करंट है वो डिक्रीज होगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर रिएक्टेंस की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रिएक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट को हम लिमिट कर सकते हैं। यानी अगर लीकेज रिएक्टेंस हम इंक्रीज करेंगे तो शॉर्ट सर्किट करंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो अगर हायर वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट हम कंसीडर करते हैं, इसका मतलब है कि हम जो है वो लो वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस लेते हैं। यानी लो वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस का मतलब है हमारा जो पावर फैक्टर है वो हमें बेटर कंडीशन में मिलेगा। यानी कि पावर फैक्टर जो है उसकी वैल्यू हायर कंसीडर करने के लिए हम जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी वैल्यू हायर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में जाना और आइडियल शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में जाना, और आइडियल शॉर्ट सर्किट करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट और आइडियल शॉर्ट सर्किट करंट दोनों के जो रेशियो है उससे हमें, यानी सिग्मा इज इक्वल टू आई एम अपॉन ISCI, यानी कि शॉर्ट सर्किट मैग्नेटाइजिंग करंट अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। अब शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर हमारे पास क्या था इक्वेशन, EMF अपॉन रिलक्टेंस। सो ISC इज इक्वल टू E अपॉन XC। सो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यानी सिग्मा इज इक्वल टू IM अपॉन ESC अपॉन XC, यानी कि IM इंटू XS अपॉन ES। तो अब ये सिग्मा के लिए हमें इक्वेशन मिल गया है IM XS अपॉन ES। So we know that power factor is good when magnetizing current and reactance are low। तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट है और रिएक्टेंस दोनों जब लो होंगे तो हमारे पावर फैक्टर जो है वो गुड मिलेगा, और डिस्प्लेशन कोफिशिएंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटाइजिंग करंट से। एंड आइडियल शॉर्ट सर्किट करंट, सो द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेशन कोफिशिएंट जो है उसको हम अगर हायर वैल्यू लेते हैं, यानी कि डिस्प्लेशन कोफिशिएंट अगर हायर लेते हैं तो हमारा पावर फैक्टर जो है वो हमें लो मिलेगा, और डिस्प्लेशन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर हम लोअर कंसीडर करते हैं तो हमारा पावर फैक्टर जो है वो हमें हाई मिलेगा। सो इसका जो इफेक्ट है डिस्प्लेशन पावर फैक्टर पर वो अब हम देखेंगे। Now the effect of dispersion coefficient on maximum power factor। अब डिस्प्लेशन कोफिशिएंट जो है उसकी इफेक्ट मैक्सिमम पावर फैक्टर पर कैसे पड़ेगी उसके बारे में हम जो इक्वेशन है वो डिराइव करेंगे। उसके लिए पहले क्या करना होगा कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सर्कल डायग्राम के बारे में सीखा था, उसी तरह का सर्कल डायग्राम जो है यहाँ पर हमें पहले बनाना होगा, और उस सर्कल डायग्राम जो है उसमें से हमें जो मैग्नेटाइजिंग करंट और शॉर्ट सर्किट करंट है
दोनों के लिए जो फॉर्मूला है वो डिस्क्राइब करना होगा, और जो दोनों के जो लेंथ है उसको भी डिस्क्राइब करना होगा। उसके ऊपर से हम जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर मैक्सिमम पावर फैक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसके हिसाब से हमारा जो मैक्सिमम पावर फैक्टर और मैग्नेटाइजिंग करंट है उन दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम जो है वो सर्कल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब सर्कल डायग्राम जो है उसके अंदर क्या था कि पहले तो हमारा जो एक जो सर्कल है कि जो हमारा आउटपुट जो है वो डिस्क्राइब करेगा, उसके साथ ये जो एंगल है यानी कि फाई मिनिमम जो है वो हमारा जो नो लोड जो है उसका एंगल है, और ये जो लाइन है वो हमारी नो लोड करंट की लाइन होगी। इस लाइन को हम सी से डिनोट करेंगे यहाँ पर, और उसके साथ साथ जो मैक्सिमम जो वैल्यू है उसके लिए हमारा एम और ई को इंडिकेट कर देंगे, और यहाँ पर जो नो लोड करंट के लिए हमें लाइन मिल रही है उसको हम ए डी से इंडिकेट करेंगे, और ये ए और डी जो है वो हमारा डायमीटर रहेगा सर्कल का। ये सब हमने सर्कल डायग्राम में जाना था। यहाँ पर हम देख लेते पहले ओ ए जो है। अब यहाँ पर ये ओरिजिन पॉइंट ए है, ओ है, और ये पॉइंट ए है, यानी ओ ए जो है वो क्या होगा, वो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट होगा। हमें मालूम है कि मैग्नेटाइजिंग करंट क्या है, दो कंपोनेंट जो है मैग्नेटाइजिंग करंट यानी कि आई एम और कोर लॉस कंपोनेंट करंट यानी आई एल, इन दोनों को जो है वो कॉम्बिनेशन से हमें नो लोड करंट मिलता है। अब ये नो लोड करंट है यानी कि एक कंपोनेंट यहाँ पर मिलेगा और एक कंपोनेंट यहाँ पर मिलेगा, तो एक कंपोनेंट हमें ओ ए मिला ये नो लोड करंट का, तो वो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है, यानी ओ ए इज इक्वल टू ये हमारा नो लोड करंट है, तो ओ ए इज इक्वल टू मैग्नेटाइजिंग करंट हुआ, तो उसकी वैल्यू हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट। अब ओ बी जो है, ये ओ बी क्या है, एक्चुअल में हमें जब सर्कल डायग्राम ड्रॉ करते थे, सर्कल डायग्राम के अंदर हमारे क्या था कि पहले हम नो लोड करंट के लिए लाइन एक ड्रॉ की थी, उसके बाद हमने शॉर्ट सर्किट करंट के शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट थी उसमें से एक लाइन करंट की ड्रॉ की थी, और ये दोनों को मिला के हमें यहाँ पर एक सर्कल मिला था। तो वही जो सर्कल है वो यहाँ पर ड्रॉ है, और सर्कल में जो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मैग्नेट शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो हमें वैल्यू मिलेगी उस करंट के ऊपर होगी, यानी कि जो ये कंपोनेंट है नो लोड करंट का कंपोनेंट है, उसी तरह शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो हमें ओ बी मिलेगा, ओ से बी तक, यानी ओ बी इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट। तो ओ ए जो है वो मैग्नेटाइजिंग करंट और ओ बी जो है वो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट, ओ ए एंड ओ बी। तो जो मैग्नेटाइजिंग जो हमारा डिस्प्लेसमेंट कोएफिशिएंट है उसका इक्वेशन जो है वो मैग्नेटाइजिंग करंट अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि ओ ए अपॉन ओ बी जो है वो हमें मिलेगा। अब हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट कोएफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू हमने निकाली। अब हमें मैक्सिमम पावर फैक्टर फाइंड करना है, तो मैक्सिमम पावर फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा ये देखेंगे। तो मैक्सिमम पावर फैक्टर जो है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो एंगल है कोस फाई जो है, ये एंगल जो है वो हमें मिनिमम मिलेंगे, उस मिनिमम एंगल से हम मैक्सिमम पावर फैक्टर फाइंड करेंगे। यानी कि पावर फैक्टर एंगल जब मिनिमम होगा, अगर पावर फैक्टर एंगल सपोज मान लीजिए कि 0 है, तो उसका मतलब हमें कोस 0 1 मिलेगा, यानी पावर फैक्टर हमें जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। तो मिनिमम पावर फैक्टर फाइंड करने के लिए मैक्सिमम पावर फैक्टर फाइंड करने के लिए मैक्सिमम पावर फैक्टर इज इक्वल टू कोस फाई मिनिमम। अब ये फाई मिनिमम जो है उसकी वैल्यू मिनिमम लेना मतलब क्या होगा कि जो हमारा अगर यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन जो है वो हमें 90 एंगल पर मिलेगी, यानी कि जो ये फाई मिनिमम है यहाँ पर भी हमें फाई मिनिमम की वैल्यू मिलेगी। ये दोनों एंगल जो है वो हमें वही एंगल जो फाई मिनिमम है, अगर यहाँ पर 90 एंगल है
इसका मतलब ये दोनों एंगल हमें सेम मिलेंगे। तो ये जो एंगल है ओ सी ई, यानी कि ये जो एंगल है ओ सी ई, उसकी वैल्यू जो है वो एंगल ओ सी ई की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, हमारी 90 एंगल तक होगी। तो ओ सी ई एंगल जो है उसकी वैल्यू 90 होगी। और जो एंगल यहाँ तक हमने लिया है ई ओ सी, ये एंगल की वैल्यू जो है वो हमारा जो है वो पावर फैक्टर कोस फाई जो है, उसी तरह साइन फाई की वैल्यू मिलेगी, यानी साइन एंगल ऑफ ई ओ सी। अब साइन एंगल ऑफ ई ओ सी जो है उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सी ई अपॉन ओ ई जितनी। अब हम देखते हैं कि ये जो एंगल था वो फाई मिनिमम था, और यहाँ से जो एंगल हमें मिला है ये एंगल हमारा 90 एंगल है। तो ये फाई मिनिमम है, इसका मतलब ये भी हमें फाई मिनिमम मिलेगा। अब ये फाई मिनिमम हमें मिला है, तो ओ सी ई एंगल जो है वो हमारा वो 90 मिलेगा, और ये एंगल हमारा फाई मिनिमम है। अब हमें क्या करना है कि जो एंगल ई ओ सी है, यानी एंगल ई ओ सी जो है उसकी वैल्यू हमें साइन में निकालनी है। तो यहाँ पर साइन वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि ये 90 है, तो ये हमारा जो है वो 90 एंगल है, तो ये हमारे जो 90 जो हमारा ट्रायंगल है उसकी जो है वो ये बाजू मिलेगी, यानी कि ओ ई जो है वो हमारा यहाँ पर कर्ण होगा, और सी ई जो है वो हमारे सामने वाली बाजू होगी, यानी कि साइन में हम जो है सी ई अपॉन ओ ई लेंगे। तो सी ई अपॉन ओ ई जो है वो हमें साइन एंगल ऑफ सी मिलेगा, यानी कि पावर फैक्टर यानी क्या होगा, कोस फाई मिनिमम। उसी तरह साइन फाई जो है उसकी वैल्यू हमें सी ई अपॉन ओ ई जितनी मिलेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सी ई है वो सी ई की जो है वो हमारा सर्कल है, उसका रेडियस है। हम देख सकते हैं कि सी ई जो है वो हमारे सर्कल का रेडियस है, यानी कि सी की वैल्यू हमारे जो ए बी है उसकी आधी होगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पॉइंट देखिए और ये पॉइंट देखिए, ये हमारा पूरा सर्कल का डायामीटर है, और सी ई जो है वो हमारा रेडियस है, यानी सी ई बराबर क्या होगा, ए बी बाई 2। तो हमें सी ई बराबर ए बी बाई 2 मिलेगा। अब सी ई बराबर ए बी बाई 2 मिल गया है। अब हम जो है वो दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। अब ओ ई देखते हैं, ओ ई बराबर हमें क्या मिलेगा, ये ओ और ई के दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल जो है वो ओ बी, टोटल देख सकते हैं कि टोटल जो है वो ओ बी, टोटल ओ बी माइनस हम ई बी ले लेंगे, सॉरी टोटल ओ बी माइनस हम ई बी ले लेंगे, तो हमें ओ ई जो है वो मिल जाएगा, यानी ओ ई इज इक्वल टू ओ बी माइनस ई बी। ओ ई इज इक्वल टू ओ बी माइनस ई बी। तो ये पूरा ओ बी है, उसमें से ई बी निकाल लेंगे तो ओ ई मिल जाएगा। तो हमें ओ ई इज इक्वल टू ओ बी माइनस ई बी मिला। अब ओ बी माइनस ई बी, अब ये जो ई बी है इसकी वैल्यू कितनी है, हमारे रेडियस जितनी, यानी कि ओ बी माइनस ए बी बाई 2 मिलेगा हमें। तो ओ ई बराबर हमें इक्वेशन मिला है वो है ओ बी माइनस ए बी बाई 2। अब मैक्सिमम पावर फैक्टर फाइंड करना है, तो मैक्सिमम पावर फैक्टर बराबर हमें क्या लिया था, कोस फाई, और मैक्सिमम पावर फैक्टर का इक्वेशन हमारा था सी ई अपॉन ओ ई, हमने आगे जो डिफाइन किया था वो। अब ये जो सी ई अपॉन ओ ई है उसमें हमने जो वैल्यू डिफाइन की है वो वैल्यू पुट करेंगे। तो अब मैक्सिमम पावर फैक्टर इज इक्वल टू सी ई अपॉन ओ ई। अब सी ई बराबर हमारा था ए बी बाई 2, ये हमने आगे डिस्क्राइब किया था, और ओ ई बराबर था ओ बी माइनस ए बी बाई 2। अब इस इक्वेशन
में ए बी अपॉन 2OB माइनस ए बी हो जाएगा। अब जो ए बी था, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए है, और अपॉन 2OB और ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ये हमारा जो सर्कल डायग्राम हमने अभी ड्रॉ किया था उसके ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं। अब ओ बी माइनस ओ ए जो है वो एज इट इज रह जाएगा, अपॉन जो 2OB माइनस ओ ए यानी OB प्लस ओ ए जो है उसकी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो OB माइनस ओ ए अपॉन OB प्लस ओ ए। अब ये जो इक्वेशन है उसको हम OB से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो यानी 1 माइनस ओ ए अपॉन OB अपॉन 1 प्लस ओ ए अपॉन OB। तो ये जो हमें इक्वेशन मिलेगा 1 माइनस ओ ए अपॉन OB एंड 1 प्लस ओ ए अपॉन OB, ये ओ ए अपॉन OB जो है वो हमारे डिस्प्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है, यानी कि 1 माइनस सिग्मा अपॉन 1 प्लस सिग्मा, यानी कि 1 माइनस सिग्मा अपॉन 1 प्लस सिग्मा से हम हमारा जो मैक्सिमम पावर फैक्टर है, जो मिनिमम पावर फैक्टर एंगल लेके हम फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके हमें फॉर्मूला जो मिला वो क्या है, कोस फाई मिनिमम इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा अपॉन 1 प्लस सिग्मा। अब ये जो इक्वेशन है, ये फॉर्मूला से हम मैक्सिमम पावर फैक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कि अगर हम कंक्लूजन पर आए तो डिस्प्लेसमेंट कोएफिशिएंट की वैल्यू जब रिड्यूस करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो रिड्यूस करती है मैक्सिमम पावर फैक्टर को। थैंक यू।